नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। लेकिन हम आते हैं सुनील जी आपके पास। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसका असर क्या आप देख पा रहे हैं एसआईआर को लेकर के कि अब जो है जब जब 68 लाख लोगों के नाम काटे थे, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए थे। और अब जब वोटर लिस्ट में कहा जा रहा है कि ऐड करना पड़ेगा आपको आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो लगभग लोगों के पास है। तो जो अब बचेंगे, क्या ये मान लिया जाए कि अब शुद्धिकरण हो जाएगा? और एक और अभी आ रहा, मैं पढ़ रहा था, उसने कहा कि चुनाव आयोग इस बात पर भी विचार कर रहा है कि ये जो जीरो मकान, जो नंबर मकान नंबर जीरो काल्पनिक नंबर दिए जाते थे, उसके जगह पर आधार कार्ड वैकल्पिक तौर पे दिए जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरा का पूरा एक पूरे राष्ट्र पूरे देश भर में जो एक माहौल खड़ा किया, एक नैरेटिव खड़ा किया एसआईआर को लेकर के, उसमें अब धीरे-धीरे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग अपनी सही जगह पे आता दिखाई पड़ रहा? धन्यवाद धनंजय जी। चुनाव आयोग का वह एजेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया जिसमें वह मनमाने तरीके से मतदाता सूची बनाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरीके से वह मनमाने तरीके से मतदाताओं के नाम काटने की साजिश कर रहा था, जो आरोप लगे थे उसके ऊपर। प्रश्न यह था सबसे, जो जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय पहले नहीं कि पहली बार स्वीकार किया, लगातार कर रहा था। और निर्वाचन आयोग अपनी हठधर्मिता पर रुका हुआ था। वो उसने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वो आधार कार्ड को स्वीकार करेगा। अगर आधार कार्ड को स्वीकार न करने का आश्वासन सर्वोच्च न्यायालय को न दिया होता निर्वाचन आयोग, तो आज जो आदेश हुआ है लिखित में कि 12वां अभिलेख आप मानेंगे, यह पहले भी हो गया होता। किसी भी सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने इससे इनकार नहीं किया, हमेशा कहता रहा कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और निर्वाचन आयोग ने आगे बढ़ के कहा कि हाँ, हमें स्वीकार है, हम इसको शामिल करेंगे। और लेकिन वो शामिल नहीं कर रहा था। आज की सुनवाई में जो याचिकाकर्ताओं ने कुछ अभिलेख रखे सर्वोच्च न्यायालय के सामने, जिसमें वो नोटिस भी हैं जो बीएलओ को जारी हुई हैं, जिन्होंने आधार कार्ड के आधार पे आपत्ति के आवेदन पत्र स्वीकार किए। कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम आधार कार्ड को स्वीकार करेंगे, दूसरी तरफ जिन बीएलओ ने स्वीकार कर लिया उसको नोटिस दे रहे हैं। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया। और सर्वोच्च न्यायालय के सामने निर्वाचन आयोग लगातार यही कहता रहा कि वो भी मना नहीं कर रहा था कि हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। बार बार ये कह रहा था कि यह नागरिकता का आधार नहीं। तो नागरिकता का आधार तो कोई नहीं है। जिन 11 अभिलेखों का उल्लेख निर्वाचन आयोग ने किया है, वो भी नागरिकता के आधार नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं, जो कोई अश्विनी उपाध्याय जी ने खड़े होकर कहा कि ये बन जाते हैं, अरे बन क्या नहीं जाता, क्या नहीं बन जाता है? कौन सी चीज ऐसा अभिलेख है जो फर्जी नहीं बन जा रहा है? कौन सा ऐसा ऑफिशियल कार्यालय जो फर्जी रूप से नहीं चल पा रहा है? तमाम चीजें चल जा रही हैं। कौन रोक ले रहा है उसको? अगर कोई चीज फर्जी, गुजरात में तो सुनील जी हाई कोर्ट चल रहा था, फर्जी अदालत चल रहा था। इससे ज्यादा क्या? उत्तर प्रदेश में दूतावास चल रहा था। सवाल कोई किसी से कम नहीं है। गाजियाबाद में जो एनसीआर का क्षेत्र है, वहां दूतावास फर्जी चल रहा था, राजदूत फर्जी था। और कोई घंटा 2 घंटा 4 घंटा दिन 1-2 दिन का मामला नहीं है, कई साल चलाओ। क्या कर लिया आपने? अब देखिए, एक फिल्म आई थी सुनील जी, आप एक पता नहीं आप फिल्म कम देखते हैं, आंखें नाम की एक फिल्म आई थी, उससे मुख्यमंत्री नकली आ गया था। अब आप सोचिए, तो अब ये स्थिति है ना। तो ये इस आधार, शुक्ला सर माफी चाहूंगा, आधार कार्ड नकली बन ही नहीं सकता। उसका जो नंबर यूनिक आईडी नंबर है वो नहीं बन सकता। आप कट पेस्ट करके एड्रेस चेंज कर सकते हैं, उम्र चेंज कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आजकल जो नाम बदलवाने का काम है, वो ये नहीं था कि आधार कार्ड नकली बन सकता है कि नहीं बन सकता। उनका था कि जो राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए घुसपैठियों का आधार कार्ड बना दे रही है और उनको नागरिक, ये मूल स्थापना उनकी ध्वस्त हुई। यह सबसे बड़ी चीज जो बात बनाने का, जो नागरिक चुनने का, नागरिक बनाने का वो जो ठेका ले रहे थे, उसको ध्वस्त कर दिया।
नहीं, ये भी था ना कि जो घुसपैठिए हैं, अपात्र हैं, भारतीय नागरिक नहीं है, उनको भी विपक्षी दल के लोग आधार कार्ड बनवा करके उनको मतदाता सूची में शामिल कराना चाहते हैं। ये जो उनका नैरेटिव था वह दोस्त हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहे जाने के बाद कि उसको 12वीं क्यों विरोध कर रहे थे भाई? सवाल है कि निर्वाचन आयोग 12वें अभिलेख के रूप में उसको दर्ज करने के रूप में वो क्यों विरोध कर रहे थे कि इस पर आदेश नहीं होना चाहिए, हम तो मान ले रहे हैं और कल हम आदेश जारी कर देंगे? क्यों विरोध कर रहे थे? इसलिए कि इस आदेश होने के बाद वो पूरा का पूरा नैरेटिव खत्म हो जाता है कि घुसपैठियों के पास आधार कार्ड है, घुसपैठियों ने आधार कार्ड बनवा लिया है, और घुसपैठियों की संख्या आप नहीं बताएंगे कितने घुसपैठिए आए, कितने घुसपैठिए आपने इस पूरी जांच के दौरान प्राप्त किया, इसकी जानकारी आप नहीं देंगे। और सबसे हालांकि सुनील जी, सॉरी मैं टोक रहा हूं, आज ही मेरे दिमाग में आया कि अखंड भारत बनाना चाहते हैं। हाँ सही है। भारत, तो अखंड भारत जब बनाना है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के सीमाओं को तो खत्म कर देना चाहिए कि भैया जिसको आना है आना जाओ, अखंड भारत ऐसे ही बनेगा। मुस्लिम आबादी 48% हो जाएगी। अखंड भारत बनाना है कि मुसलमानों को भगाना? नहीं, लेकिन नहीं, अखंड भारत तो बनवाना है, जमीन चाहिए, जमीन के निवासी नहीं चाहिए। आखिर आप मुझे बताइए, आप मुझको ये बताइए, पूरे जमीन लेके आए थे ऊपर से आसमान से। अब लीजिए आप, इनके सवाल है कि जमीन जो जमीन चाहिए आप मुझे बताइए कि ये विभाजन का प्रस्ताव हिंदू महासभा ने क्यों पारित किया था? कब विरोध किया इन लोगों ने कि नहीं देश का विभाजन नहीं? कब, किस समय पारित हो गया था? क्यों पारित हो गया? वो उन ताकतों के साथ क्यों खड़े थे जो विभाजन का मांग करे? मुस्लिम के साथ क्यों खड़े हो गए? उनके साथ सरकार क्यों चला ली? इसकी व्याख्या कीजिए कभी आप। सवाल यह है कि अगर आप सांप्रदायिक तरीके से अपनी राजनीति को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है इसी तरह के व्याख्या करेंगे आप। आखिर अगर घुसपैठियों को अगर कोई घुसपैठिया है तो उसकी पहचान कौन करेगा? उनको बाहर कौन करेगा? उनको आने से कौन रोकेगा? कौन है वो, किसके वजह से आए, किस साजिश के तहत आए, इसका पर्दाफाश कौन करेगा? ये तो राज्य सरकार नहीं करेगी। और पिछले 20 साल से राज्य सरकारों में बीजेपी है, 11 वर्षों से केंद्र की सरकार में बीजेपी है, क्यों नहीं रोक लिया उन्होंने? ये रोकने की जिम्मेदारी तो उनकी थी। तो आज जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उस निर्णय ने बुरी तरह से मतलब पूरे नैरेटिव खत्म कर दिया, और जो साजिश चल रही थी उसको खत्म कर दिया, क्योंकि सबसे आसान काम था। जो डॉक्यूमेंट सबके पास उपलब्ध है उसको मत लीजिए, और नए तरह के आप मांग लीजिए, तो कम से कम जो छांटने का आपके पास संभावना होगी बहुत ज्यादा बढ़ गई। 4% लोगों के पास बिहार में ये है पासपोर्ट, 40% लोगों के पास मैट्रिक पास होने का अभिलेख है, 30-35% सरकारी नौकरी के अभिलेख है। किस बिना पर आप चलाएंगे भाई? 50% भी संख्या नहीं है, और आपका जो आधार कार्ड 100% लोगों के पास है उसको आप मानेंगे नहीं। तो यह आधार कार्ड को न मानने के पीछे का मंतव्य यही था कि मनमाने तरीके से लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश, और उन्हीं लोगों को शामिल करने की कोशिश जो दल विशेष के लिए लाभदायक हो, दल विशेष के समर्थक हो, अन्यथा। और यह जो नैरेटिव था ये तो सबसे बड़े भारतीय संविधान के खिलाफ था। भारत संविधान यूनिवर्सल वोटर राइट देने की बात करता है। इन नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि नागरिक ला करके देंगे, अपने अभिलेख जमा करेंगे, उसके बाद जाकर के कोई मतदाता सूची में शामिल होगा। जो कोई भी 18 साल का उम्र पूरी कर लिया हो वो मतदाता सूची में आएगा। जांच करना निर्वाचन आयोग का काम है। मैं जब मतदाता बना था तो हमने तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया। जब रिवीजन होता था उस समय निर्वाचन के लोग घर घर जाते थे, उन्होंने देखा, उन्होंने अपना नाम दर्ज किया, मतदाता सूची में शामिल हो गए। सुनील जी मैं बताऊं एक बात, मैं बॉम्बे आ गया था, मेरा गांव में कहीं नाम वाम नहीं था, मैंने कोई वोट दिया नहीं था वहां। यहाँ बॉम्बे आया तो 1995 की बात है, हालांकि 1995 नहीं था, मुझे लगता है वो 90 ऐसे होगा, पता नहीं, अभी याद नहीं एग्जैक्टली।
95 लिखा हुआ वोटर लिस्ट में, जो पहला मेरा वोटर आईडी कार्ड बना वो 95 में बना। और वो आए थे, मैं तो रेंट के घर में रहता था, आए, आप क्या नाम है आपका? हमने कहा धनंजय कुमार। पिता का नाम फलाना। हम काहे के लिए ये सब लिख रहे हो भाई? पिता का नाम और फलाना नाम। वोटर लिस्ट में बन रहा है। हमने कहा अच्छा अच्छा। वो चले गए, हमारे पास वोटर लिस्ट का कार्ड आ गया बन करके। आगे कुछ नहीं हमसे तो मांगा। कुछ नहीं मांगा। वही भाई, ये था ही नहीं ना। यह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। 95 में और 2003 में कह रहे हैं कि पुनरीक्षण किया। उस समय भी मेरे पास कोई नहीं आया कि भैया जरा देना वो अपना। कोई कुछ नहीं मांगा। मेरा और दूसरा कार्ड बन के आया, लेकिन मुझे और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा किसी ने मुझसे। कुछ नहीं मांगा। और आप आज के निर्वाचन आयोग को आप देखिए कि कितना ये किस तरह का इसका रवैया है। 1952 में क्या कि चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की जा रही थी, आपने पढ़ा होगा उसको। उसमें महिलाएं अपना नाम नहीं बताती थी। वह धनंजय कुमार की पत्नी, सुनील शुक्ला की मां, इस तरह से अपना नाम बता रही थी। उस समय के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस तरह के नाम लेने से मना कर दिए कि नहीं, आपको नाम बताना होगा। और नाम लोगों ने लिखवाए। आज के निर्वाचन आयोग क्या कहते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं देंगे कि माताओं बहनों फलाने फलाने का नाम फोटो आप नहीं देना चाहते हैं। 21वीं सदी में आप इस तरह की बात करते हैं। उस समय 1952 का निर्वाचन आयोग कहता था कि आपको नाम बताना है, और निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया कि नहीं, आप जानिए उनका नाम। इस तरह से इस नामों से आप मतदाता सूची में नाम ही शामिल किए जाएंगे। उस पहली सूची में भी एक मोटा मोटा आंकड़ा आया कि लगभग 20 लाख महिलाओं के नाम शामिल नहीं हो पाए थे। निर्वाचन आयोग डटा के आपको नाम बताइए। और यह महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश थी। आज आप एक पाखंड रचे हुए हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं देंगे कि आप माताओं बहनों बेटियों फलाने ढमाके की फोटो आप नहीं दिखाना चाहते हैं। आज कहां निर्वाचन आयोग पहुंच गया है? आज के सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश से निर्वाचन आयोग के कामकाज पर भी बड़ी टिप्पणी है सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय बहुत एक संवैधानिक संस्था होने के नाते इसके प्रतिष्ठा को बचाने की बहुत कोशिश की। हम लोगों में से कई लोग नाराज है कि सर्वोच्च न्यायालय को इसका यह आदेश बहुत पहले कर देना चाहिए था। पहले भी हो सकता था, लेकिन आज भी मजबूरी में आदेश करना पड़ा कि नहीं, आपको ये मानना है। ठीक है, ये स्थिति है। मेरा अपना मानना है कि आज आधार कार्ड को बाकायदे आदेश जारी, पूरे देश के SIR के अभियान में सर्वोच्च न्यायालय की जो एजेंडा था, निर्वाचन आयोग का जो एजेंडा था, उसके ऊपर रोक लगाई है। और आम नागरिकों के लिए कम से कम फैसिलिटेट किया है कि जो अभिलेख आपके पास है, और सही सी बात है, अगर यह निर्वाचन आयोग कहता है कि आधार कार्ड नागरिकता का कार्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो पासपोर्ट भी नहीं है, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं है, और नागरिकता का कोई भी डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने कभी जारी नहीं किया, तो तर्क भी मानी है। और यह जो बात करना कि आधार कार्ड की जांच, हर अभिलेख की जांच होगी, कौन सा अभिलेख ऐसा है? और पासपोर्ट की बात कर रहे हैं सुनील जी, तो पासपोर्ट मैंने जो बनवाया, मैं क्या क्या दिया मैं बता रहा हूँ। उसमें मुझे 10th का सर्टिफिकेट देना पड़ा। 10th का सर्टिफिकेट, 10वीं का सर्टिफिकेट दिया मैंने। वो जन्म तिथि उससे प्रमाणित हुई और मैंने वहां पढ़ाई की है, वो प्रमाणित हुई। उसके बाद दूसरा उसने लिया मुझसे आधार कार्ड, आधार कार्ड है ना। तीसरा मुझसे लिया उसने, चूंकि मैं रेंट पे रह रहा था, तो मुझे बताना था कि आप 12 महीने से उसी जगह पे हैं। तो उसके 12 महीने से मैं उस जगह पे नहीं था, उसके पहले मैं दूसरी जगह था, तो मुझे पिछला दिखाना पड़ा कि ये देखिए इतने समय से, इसके पहले मैं यहाँ रह रहा था, और उसके बाद मुझे पासपोर्ट आ गया। अब इसमें बताइए मुझे कि पासपोर्ट असली है या नकली, ये कैसे जांच किया कि ये व्यक्ति असली है कि नहीं असली? मेरे 10th के सर्टिफिकेट से? क्या 10th के सर्टिफिकेट को उसने जाकर के पता किया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कि ये आदमी लड़का पास किया था कि नहीं किया था, ये आपने सर्टिफिकेट जारी किया था कि नहीं किया था? ये तो नहीं जांच की। तो कैसे पता चला कि हम जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं असली? इस आधार पे पता करेंगे। आधार कार्ड में तो फिर भी अंगूठा लगाइए और नंबर डालिए, ऑथेंटिकेट करता है। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा अगर कोई विश्वसनीय है तो वो आधार कार्ड का पूरा आधार कार्ड है। आपकी आंखें, आपके फिंगर्स 10 लिए हुए हैं और मोबाइल नंबर है, और जब आप कुछ करते हैं तो तुरंत वहां से आता है कि आपका ये जो है OTP है, और उसके बाद ओके होगा। मैं तो बोलता हूँ पासपोर्ट भी करेक्ट नहीं है। आप याद कीजिए, पहले आधार कार्ड से पहले 2-2, 3-3 पासपोर्ट बना लेते थे लोग। हाँ, बिल्कुल। पासपोर्ट बनाते थे लोग। हमें कभी ये समझ में ही नहीं आता है कि इस देश के नेता और इस देश के IAS ऑफिसर कहां से आए हैं,
किस धरती से आए, क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या बकवास करते हैं। अरे 11 साल से आप प्रधानमंत्री हो, पहला काम यही कर लेते कि भैया सबके नागरिकता प्रमाण पत्र हम देते हैं, आप पहले अपना दे देते। तो अपनी तो डिग्री नहीं, आपको कौन नागरिक आपको बनाता। इनकी ही पहले चेक होनी चाहिए कि नागरिक है कि इनके पिताजी वहां से गुजरात आए थे पाकिस्तान से घूम करके। तो ये अजीबो गरीब हालत। धनंजय जी, आधार का नाम आधार ही नहीं रखा गया था। आधार का जो नामकरण हुआ था आधार ही नहीं रखा गया था कि सब चीजों का आधार यही है। नहीं, ये इसलिए सुप्रीम नाम कोर्ट आधार का भी रखा क्यों गया नहीं था। समझ पा रहे सुप्रीम कोर्ट वाले भी लोग, हमको नहीं समझ में आता है। मैं तो बेवकूफ आदमी शायद हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, लेकिन ये मुझे कॉमन दिमाग में मेरे आता है कि भैया आधार कार्ड से ज्यादा ऑथेंटिक अभी तक हमारे देश में कोई कार्ड नहीं है। हम अगर जमीन की बात करते हैं, मैं अगर गांव जाकर के जमीन खरीद लूं किसी की, किसी कहीं जाकर के, तो उसमें क्या कुछ पूछता है कि आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं लेता है, मालूम आपको। खाली आधार कार्ड आपसे मांगता है कि भैया जमीन का रजिस्ट्री कराने जाइएगा ना सुनील जी, वहां भी आपसे आधार कार्ड ही मांगता है, आधार नंबर, आधार ही कार्ड लगता है, आपसे कोई आधार कार्ड ही। डॉक्यूमेंट नहीं। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का आदमी अरे जाके खरीद रहा है कि लंदन का खरीद रहा है, कौन बताएगा। अरे भाई, आप बताइए। अपने 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 खेत की उपज बेचने जाते हैं तो सरकारी केंद्रों पर भी आधार ही लगता है। ठीक है, क्या आधार दीजिए आप। ठीक है। देखिए हमारे साथी कह रहे विजय माल्या के पास 6 पासपोर्ट थे, कितनों के पास पासपोर्ट थे पता नहीं। मोदी जी का पासपोर्ट असली था कि नकली था, जब वो गए थे विदेश, चूंकि तो भीख मांग रहे थे, तो भीख मांगने वाला आदमी कैसे चला जाएगा लंदन और जापान और जी, वो इंग्लैंड। 6 पासपोर्ट उनका सिर्फ इंडियन नहीं होगा और अलग अलग देश का होगा उनके पास। लेकिन ढेर सारे नहीं नहीं माफियाओं नहीं, के ऐसे लोग हैं विनय जी, नहीं हुआ ऐसे लोग हैं जिनके पास कई पासपोर्ट है और पकड़े जाते हैं बाकायदे। हाँ और बताऊं विनय भाई, कृपा शंकर सिंह यहाँ एक मंत्री थे, हाँ भारतीय हाँ, उत्तर प्रदेश के थे सुनील जी। बहुत ख्यात कुख्यात है वो। उनके पास 2 पैन कार्ड था, केस चला उससे, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, तो बीजेपी में चले गए, उसी वापस के बीजेपी चलते में चले उनका मंत्री पद शायद गया। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं गया, उसके दूसरे कारण थे। वो तो बाद में पता चला कि 2 उनके पास पैन कार्ड है, फिर बीजेपी में चले गए, फिर पता नहीं 3 हो सकता है या 4, बीजेपी वालों को तो कितने भी कुछ हो सकता है, तो कुछ पूछा नहीं जा सकता है। लेकिन विनय भाई मैं आपके पास आता हूँ, फाइनली जो बिहार में क्या दिख रहा है, बिहार में मुझे तो दिख रहा है जिस तरह से मौसा जी मोदी जी के को गाली देने की बात आई थी, मोदी जी को गाली दी गई और उसके बाद बिहार बंद कराया गया। बिहार के बीजेपी नेताओं को लगा कि अब कोरामीन हमारे पास आ गया है, अब इसके बाद हम दौड़ने लगेंगे और नेपाल उपाल सब फतह करके आ जाएंगे। लेकिन ऐसी मुंह की पड़ी कि जो है 10 कार्यकर्ता नहीं मिले बंद कराने वाले, सारे फर्जी बंद हुए, लोगों ने विरोध किया। और अब जो है एसआईआर के मामले में जो उनको लग रहा था कि आधार कार्ड चूंकि शामिल हुआ नहीं तो पता नहीं क्या कर लेंगे हम, यहाँ भी औंधे मुंह गिरे हैं। क्या आपको लगता है बिहार में उनकी स्थिति क्या हो सकती है, या पूरे देश भर में आप इसको किस तरह से देख रहे हैं एसआईआर को? देखिए, ये धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, ये बात तो तय है कि अभी जो जिस तरह का माहौल चल रहा है। अच्छा, सुमित बाली जी कर रहे हैं, यहीं के 6 पासपोर्ट थे। अरे सही है। तो विजय माल्या जी बहुत कलाकार थे। उनको शराब चाहिए ना, और शराब बढ़िया शराब बनाते हैं वो। अभी विजय माल्या जी डेली हवाई जहाज से जाते थे, उन पे 14-15 हवाई जहाज एमपी उनके बैठ, तो इसलिए 14-15 सारे एमपी उनके अधिकारी लड़ बना के देते जाते थे जी। ठीक है, बहुत लोगों को उपकृत किया था उन्होंने, बहुत सारी चीजें थी उपकृत करने के लिए उनके पास। बिल्कुल उनके पास ढेर सारे सामान थे, उपकृत वही करने के सारे सामान उनके पास थे। हाँ, इतना बढ़िया कैलेंडर छापते थे वो। ओह, नहीं तो कैलेंडर तो हमारे यहाँ भी एक बार आया था, हमने भी लगा दिया था कैलेंडर। है तो जो जो एसआईआर के मामले में जो हुआ, ये तो हम लोग बात कर ही चुके कि जो मूल उनकी जो स्थापना थी वो ध्वस्त हो गई है ना। पर यहाँ जो अभी माहौल जो चल रहा है वो भाजपा के लिए लौटती हुई लहर है। देखिए, एक जो बड़ा संकट जो है वो तो उपराष्ट्रपति का ही है, और इसमें जो उनके जो 2 प्रमुख पाए हैं वो दोनों अपनी अपनी ताकत तौल रहे हैं कि कितना रिस्क वो ले सकते हैं। अभी सही मौका है या बिहार चुनाव के परिणाम के बाद सही मौका है। बिहार में जिस तरह से उनका जो अभियान जो है, चुनाव प्रचार अभियान जिस तरह से पिट रहा है, देखिए वो लोग नहीं आ रहे हैं ये थोड़ी कम चिंता की बात है, लेकिन उनके कार्यकर्ता सड़क पे नहीं निकल रहे हैं ये बड़ी चिंता की बात है।
कि वो जो है वो ऐसी स्थिति है कि आपकी सेना के अंदर जोश नहीं है इस चीज के बावजूद कि उनको इस बात की जानकारी है कि तमाम तिकड़म तमाम एजेंसियां जो है उनके इशारों पर चल रही है। तो ये जो है बड़ी चीज है ना। और कई तरह की खबरें हवा में चल रही है, चाहे कि बहुत सारे एमपी जो है वो इतने सारे अपमान का बदला का यही सही मौका देख रहे हैं वो, क्योंकि इसमें ये एक मौका है कि व्हिप जारी नहीं होता है और सीक्रेट बैलेट से होता है, तो उनके पास एक मौका है। हालांकि कई तरह की चर्चा है और इसी बीच में जो है वो सीट बंटवारे का भी काम चल रहा है और जिस तेवर के साथ नीतीश जी सामने आ रहे हैं या बाकी लोग सामने आ रहे हैं, वो जो ग्राउंड लेवल पे जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी झलक दिख रही है कि ये जो पार्टनर्स हैं उनकी इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, क्योंकि अगर कोई भरोसा नहीं होता तो फिर वो इतनी हिमाकत नहीं करते बीजेपी के साथ बार्गेन करने की, क्योंकि अकेले दम पे उनको कुछ हासिल होना नहीं है ना। पर मेरा ये कहना है कि ये जो माहौल है, ये माहौल जो है नेसेसरी कंडीशन तो है पर सफिशिएंट नहीं है विपक्ष की जीत के लिए। उनको ग्राउंड पे ये जो नैरेटिव्स जो बना है उसको विक्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। और जो जिसको बोलते हैं कि एक यूनाइटेड फ्रंट को वायबल अल्टरनेटिव के रूप में पेश करने की है। अभी जो नैरेटिव्स हैं, जो माहौल है, वो निश्चित तौर पर उनके पक्ष में है, लेकिन जो वोटर को निकाल करके वोट दिलाने की जो बात है वो उनको करनी होगी, वो व्यवस्था जरूर करनी होगी, तभी वो जो है वो वोट करें। बाकी बातें सारे लोगों ने की है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह चुनाव आयोग की जो है संवैधानिक हैसियत और मान मर्यादा की रक्षा हो जाए, लेकिन आजकल जिस तरह से स्पीकर गवर्नर अपनी बेइज्जती खुद कराने पे तुले हुए, बेइज्जती नहीं, उसको थोड़ा और सा शब्द मैं दे देता हूँ, आप देने में झिझक रहे हैं। खुद अपना कपड़ा खोल करके दौड़ने के लिए तैयार है सड़क पे, तो कोई क्या कर लेगा। तो जो असली सवाल जो इस पूरे वाकये में है वो देखिए, 10 तारीख को जो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है राज्य चुनाव आयोगों की, जिसमें आगे की रणनीति में के लिए बात करने की बात है। तो 10 तारीख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 तारीख को उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आएंगे और उसमें ये चीज तय होगी कि जो है वो कहाँ किधर से ईंट खिसक रही है और कहाँ जा रही है। और ये अभी एक खबर आ रही है, वीडियो फोटो भी आ रहा है कि ये जो 2 सांसद, एक बेनीवाल, हनुमान प्रसाद बेनीवाल जो राजस्थान से सांसद हैं, और एक जो है चंद्रशेखर रावण, वो जो है रेड्डी साहब के समर्थन में जो है वो चले गए हैं, उनको वोट दे रहे हैं। ये अभी आ रहा है जी। हाँ, तो ये बड़ी बात देखिए, दोनों जो हमारे कैंडिडेट हैं उसमें से जो राधा कृष्णन साहब है उनके पास सिर्फ जो पार्टी की पूंजी है, राजनीतिक पूंजी की, और रेड्डी साहब के पास में कुछ अपनी भी जो है वो राजनीतिक पूंजी है। उनके अपने निजी रिश्ते बहुत सारे राजनीतिक किरदारों के साथ में रहे और कई बार वो जो है राजनीतिक समीकरणों के परे भी, जो जैसे आपने प्रणब मुखर्जी का चुनाव के समय में देखा होगा कि ममता बनर्जी विरोध कर रही थी, इसके बावजूद जो है उनको बाद में स्टैंड बदलना पड़ा, क्योंकि प्रणब मुखर्जी को लेकर के ममता बनर्जी की बहुत कटु यादें थी। तो अभी भी जो है वो बहुत सारी चीजें चल रही है, चाहे बीजेडी के मामला हो, चाहे वो नारा राकेश से मिलने का मामला हो। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बड़े व्यवसायी भी हैं और उनका व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा जो है चेन्नई में है। और हैदराबाद कनेक्शन, रेवंत रेड्डी, तो बहुत सारी चीजें जो है अंडरग्राउंड लेवल पे चल रही है। अब देखिए कि क्या उसका नतीजा आता है। अगर माहौल गर्म नहीं होता तो ये डिनर पार्टी का कैंसिल होना और
दूसरे पार्टियों के नेताओं को फोन पर जन्मदिन की बधाई, ये सब बिल्कुल सामने नहीं आता। जी, ठीक है। आप आखिर में जो है संदेह डाल दिए हैं कि कल क्या होगा, देखा नहीं जाएगा। नहीं नहीं, धनंजय जी ये मतलब जो विनय जी कह रहे हैं कोई ऐसा नहीं है कि अप्रत्याशित है। यह तो ये तो सुनिश्चित है कि जितने मतों से जीते थे आपके धनखड़ साहब, वो नहीं होना है, वो नहीं होना हाँ, ये है। तो जाहिर है, वो तो नहीं होना है। विधान लोकसभा में नंबर जीतेगा नहीं तो नहीं, नंबर 2, जो पिछले चुनाव में गैर एनडीए दलों ने भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन किया था, वो नहीं होना है। सबसे बड़ी चीज यह है कि ऐसे जो दल एनडीए को सदन में भी, संसद में भी समर्थन करते रहे हैं, उसमें से भी दल या तो मतदान में अगर भाग लेंगे तो बीजेपी को एनडीए उम्मीदवार के साथ नहीं होंगे, और नहीं तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ये भी स्थिति आ सकती है। दूसरी चीज जो उसमें जो एकनाथ शिंदे के गुट जैसे लोग जो हैं, जो बिल्कुल है। और बीजेडी ने तो साफ कर दिया, बीजेडी से 2 तरह के बयान आ रहे हैं कि हमको दोनों गठबंधनों से दूरी बना के रखनी है। ये क्या संकेत देता है? धनखड़ साहब के चुनाव में बीजेडी पूरी तरह से इनके साथ थी, एनडीए के साथ थी। दूसरी चीज कि एक जो बात कही गई, विनय ने कहा कि जो एनडीए उम्मीदवार है उनके पास केवल दल की ताकत है, रेड्डी साहब के पास विचारधारा की भी ताकत है। एक ऐसे नैरेटिव के साथ चुनाव मैदान में है और लगातार बने हुए हैं, जिससे लोगों के मन में आ सकता है कि हम रेड्डी साहब के साथ जा सकते हैं। और जो एनडीए के लोग यह भ्रम ये बनाए हुए हैं कि तमिलनाडु के दलों में टूट हो सकती है। अरे क्यों हो जाएगी? जो तमिलनाडु के जो राजनीतिक दल हैं, वो सब के सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ राजनीति करते रहे। एक छोटा सा कालखंड आप छोड़ दिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ डीएमके गया या ये डीएमके गया। आज की स्थिति हो गई कि एआईडीएमके जैसा दल जो अपना आधार तलाश रहा है, वो भी बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वो 2 टुकड़े हो गए। जो कोई अपील कर रहा है कि हमको संपर्क बनाना चाहिए, उसके खिलाफ विद्रोह हो जा रहा है पार्टी में। तो क्यों जाए? सवाल इस बात का। इसलिए यह जरूर है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार की जीत में कोई संशय है, लेकिन प्रचंड जीत होगी, एक तरफा जीत होगी। जितने सांसद हैं वो एकदम एनडीए की तरफ वोट देते हुए लाइन लगा के दिखाई पड़ेंगे। ये नहीं होने वाला। देखिए सर, मुझे तो जीत में ही संशय है। अच्छा, इसलिए संशय है कि 2022 में जब ये चुनाव इनका हुआ था, तो उस समय में 2019 का चुनाव जीत कर ये आए थे और पूर्ण बहुमत इनके पास था, और 2014 से ज्यादा सीट लेकर आए थे। इनके पास जबरदस्त साख थी जी, इनके पास जबरदस्त साख थी और इनका गुडविल बना हुआ था और बचा हुआ था। तब तक इनका यह चेहरा साफ नहीं हुआ था कि ये अपने साथी लोगों को खाने के लिए भी परेशान है, अपने साथी लोगों को भी धोखा देंगे। तब तक उनका ये चेहरा परेशान नहीं था कि ये उन लोगों को भी परेशान करेंगे ईडी वीडी के माध्यम से जो इनके साथ हैं। और एंटी डेमोक्रेटिक इनका लेवल उतना हाई नहीं हुआ था 2019 तक भी, जो हुआ है 2019 के बाद हुआ है। और आज हर कोई चाहता है कि इनकी ब्लैकमेलिंग से मुक्ति हो, हर आदमी इनके ब्लैकमेलिंग का शिकार है। इसलिए मौका मिलते ही, जैसा कि मान लीजिए कि गुप्त मतदान होगा, अभी नहीं है, तो लोग निकल जाएंगे। पिछले चुनाव में टीएमसी, बीएसपी, एसपी सब ने जो है वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। हाँ, बीजेडी ने, जैसा कि आपने कहा कि इनके स्ट्रॉन्ग साथ में थे, तो बीजेडी ने देख लिया कि इनके साथ क्या हासिल हुआ। और इस बार बीजेडी कह रही है, देखिए जो लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं वे अपने मतों को सीधे आधा आधा बांट देते हैं, आधा इस तरफ आधा उस तरफ, क्योंकि इसमें 2/3 का मामला तो होता नहीं है, इसमें होता है कि साधारण बहुमत। तो जो लोग नहीं देंगे, तो इस हिसाब से क्या होगा कि मान लीजिए कि 10 आदमी नहीं देंगे, तो अगर अलग हो जाएंगे तो भी आधा तो दोनों तरफ चला ही जाएगा। तो इसलिए इस बार संदेह तो मुझे इसमें प्रफुल्ल सर, समाचार ये आ रहे हैं कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने अपने सांसदों को अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने के लिए कह दिया है, शायद अभी तक मेरे पास जो समाचार है। हाँ, नहीं, ये ठीक है, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि उनके अपने लोग कितने बचे हैं। नीतीश कुमार जी जिनको अपने लोग समझ रहे हैं, उसमें से कितने लोग उनके अपने बच्चे हैं, या आधे कर दीजिए उन्हें, आधे कर दीजिए जो भी आपने कहा।
एक तो मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि बीजेपी के भी बहुत सारे लोग उधर जाएंगे। जो अभी रविंद्र सर कह रहे थे कि लोग आ गए थे सुबह में, तो सुबह में लोग आ गए तो मोदी जी सबसे पीछे जाकर बैठे थे, बैक बेंचर थे। ऐसा मोदी जी ने अपनी जिंदगी में कब किया था? मुझे लगता है कि पहली बार उनके जैसा व्यक्तित्व, एग्रेसिव पर्सनैलिटी बैक बेंच में जाकर के जिंदगी में शायद पहली बार बैठा हो। इतने पीछे राजीव प्रताप रूडी के जो बयान आ रहा है वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की हलचल है। इस तरह के इसको बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि राजीव प्रताप रूडी एनडीए के खिलाफ वोट देने चले जाएंगे, लेकिन जो उनका बयान है वो मान्य रखता है, उसको आप उसके देखी नहीं की जा सकती। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू के लोग कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, इसमें उसको संदेह है। क्यों? मेरा यह मानना है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो या उसके मजबूत होने का कोई मैसेज भी जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की ताकत कांग्रेस की कमजोरी ही है। मजबूत कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी दोनों खत्म कर देगी। सुनील सर, ये तब की बात थी जब कांग्रेस के पास ताकत थी। आज उनके पास स्थिति ये है कि चंद्रबाबू नायडू ये समझ रहे हैं कि आज तो कांग्रेस के पास ताकत नहीं है, तो आज उनकी ताकत तब है जब बीजेपी के पास ताकत नहीं है। नहीं प्रफुल्ल जी, नहीं, आंध्र प्रदेश में लागू नहीं होता। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है इसलिए टीडीपी मजबूत है, वहां तो बीजेपी है ही नहीं है। बीजेपी कोई ताकत नहीं है, और बीजेपी के साथ रहने से टीडीपी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो राजनीति नहीं होती आंध्र प्रदेश में। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के मजबूत होने की पूरी संभावना है, और जिस दिन वो मजबूत होगी उस दिन जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों के दिन गिनती के रह जाएंगे उनके राजनीतिक दलों की। सुनील सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ दो निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, और दक्षिण में भी, जहां कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। मुख्य प्रतिद्वंदी पश्चिम बंगाल में कौन है? कोई क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है और राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है। तो राष्ट्रीय पार्टी के अभाव में आज से 15 साल पहले भी पश्चिम बंगाल में एक विधायक नहीं हुआ करता था बीजेपी। आज उनको 30 से ज्यादा परसेंटेज वोट मिल रहे हैं। एक मिनट प्रफुल्ल भाई एक मिनट भाई, ये क्या नाम है आपका? शहबाज किलनिया। आगे बढ़ो सर, आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ जाओ, हम तो यही रहेंगे भाई, देख लो अपना। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आज उनकी जो स्थिति है वो ये है, वो गैर कांग्रेसवाद का नारा अपना दम तोड़ चुका है। आज हर किसी के लिए ये स्थिति आ गई है कि अब वह गैर भाजपावाद की राजनीति करे, और इनको समर्थन दे करके, सुदर्शन रेड्डी को समर्थन दे करके वे कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सुदर्शन रेड्डी कांग्रेस के आदमी नहीं है। और इसी शर्त पर ममता बनर्जी और दूसरे लोगों ने कहा था कि गैर राजनीतिक आदमी को उम्मीदवार इंडिया गठबंधन। प्रफुल्ल जी, ये निहायत टेक्निकल बात है, एकेडमिक बात है कि रेड्डी साहब कांग्रेस के व्यक्ति नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना। लेकिन रेड्डी की जीत विपक्ष की जीत और विपक्ष में कांग्रेस की जीत है। आज विपक्ष को लीड करने वाली जो आपका कहना बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल एकेडमिक बात सही है आपका कहना। लेकिन देखिए है क्या कि मैं आपने जो उदाहरण दिया, अब मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको दूं। उत्तर प्रदेश में जो दल भाजपा के खिलाफ राजनीति करते हैं, अगर वो भाजपा के साथ जाएं तो उनका जो मत वोटर है वो उनको छोड़ के चला जाएगा। एक बड़ा वर्ग है जिसमें आप उल्लेख कर सकते हैं कि अल्पसंख्यक है। इसलिए कई दल बीजेपी के साथ जाकर के कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं कि उनका मत, जो उनका वोटर है वो कंसोलिडेट रहे। यह एक बड़ा दबाव है। मेरा केवल कहने का मतलब कि आंध्र प्रदेश में यह दबाव काम नहीं करता, क्योंकि वहां पे इस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं है। और जो वहां, इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी के साथ रहने से चंद्रबाबू नायडू के मतदाताओं पे कोई असर नहीं पड़ता, दूर दूर तक असर नहीं पड़ता। एक तो वहां बीजेपी कोई ताकत नहीं है, और उस तरह की राजनीति नहीं है जो राजनीति उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में या अन्य राज्यों में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी कांग्रेस का थोड़ा भी मजबूत होना यह दोनों के लिए चुनौती है।
आखिर आप याद कीजिए ना कि जगन रेड्डी ने क्या बयान दिया था कि चंद्रबाबू नायडू का संपर्क राहुल गांधी से है। इस बयान का क्या औचित्य था? केवल इसलिए कि जगन रेड्डी का मतदाता अगर उनका साथ छोड़ेगा तो रेड्डी संवर्ग के लोग तो चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएंगे नहीं, उनको बीजेपी कांग्रेस उनकी स्वाभाविक चॉइस हो जाएगी। और यह दूरी बनी रहे इसलिए वो संकेत दे रहे थे कि आप ये भी जानो कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ मिले हुए। इसलिए इस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की मजबूती मतलब किसी भी दशा में आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल है वो नहीं चाहेंगे। क्यों? कि कांग्रेस के आने से उनका मतदाता भी उनका साथ छोड़ के जा सकता है, लेकिन बीजेपी का कोई ताकत ही नहीं है वहां, कोई मतलब ही नहीं है, आप आते जाते रहो। जी जी कंप्लीट करिए प्रफुल्ल भाई। नहीं, मैं सुनील साहब ने कंप्लीट कर ही दिया है। मुझे तो ये शंका लग रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का जमाना चला गया और अब अगर कोई जमाना आ रहा है तो गैर भाजपावाद का, क्योंकि ये सभी पार्टियां जो हिंदी क्षेत्र की पार्टियां हैं ये हमेशा एक तनाव में रहती हैं और सेंट्रल के किसी भी सशक्त पार्टी से इनकी दूरी बनी रहती है। और आज सेंट्रल की वह सशक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए वे उससे दूरी बना करके ही उसके तनाव पर ही अपनी राजनीति खड़ी करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वहां पर इन तमाम जगहों पर जो क्षेत्रीय, जैसे बिहार में मुख्य शक्ति कौन है? राजद है और जेडीयू है, न कांग्रेस कोई शक्ति है और न बीजेपी कोई शक्ति है। तो उसी तरह से दक्षिण में भी इस तरह की स्थिति है कि तो है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक बिरला स्टेट है जहां कोई क्षेत्रीय पार्टी भी ममता बनर्जी के खिलाफ सशक्त नहीं है और कोई नेशनल पार्टी भी सशक्त नहीं है। ये इनका एडवांटेज है। बिल्कुल सर एक बात कह के बात खत्म करेंगे कि क्षेत्रीय पार्टियों के सामने अगर भाजपा के साथ जाती है तो खुद के उनके पेट में समा जाने का खतरा है। कांग्रेस के साथ जाती है आगे बहुत पीछे खाए वाली स्थिति है उनके पास, लेकिन भाजपा के पेट में समा जाएंगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के पेट में समा जाएंगी तो लोकतंत्र बचा रहेगा। दोनों खतरे उनके सामने हैं। जी ठीक है। हमारे कुछ साथी लिख रहे हैं। एक तो कह रहे हैं भुवनेश्वर महतो जी कि सर मेरे दादा का वोटर लिस्ट में नाम 70 साल से, तो मैं घुसपैठिया कैसे हो गया? लो, इनके दादाजी का नाम भी निकाल दिए। अरे जाइए आधार कार्ड लेके डलवाइए, नहीं तो पता चला कि सही में घुसपैठिया कर दिया। यहाँ प्रोग्राम मत देखिए ज्यादा देर, जाकर के दादाजी का नाम पहले जुड़वाइए और आके बताइए कि दादाजी का नाम जुड़ाया कि नहीं जुड़ाया। वो जो पर्ची लेके आइएगा ना, यहाँ फोटो खींच के भेजिएगा, हम दिखाएंगे। और देखिए सुरेंद्र तंवर जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले राहुल गांधी को क्यों तलाश कर रहे हैं? वो खुद तो नहीं जा पा रहे, इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जाएंगे तो हम भी आएंगे। पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब में से मोदी जी पोस्टर बन के गए हैं, क्योंकि अभी राहत सामग्री जा रही है। और एक सबसे अच्छी बात तो जो है, अच्छा एक राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं, यह भी खबर है कि मोदी जी गया जी में चुनाव से पहले अपनी माता जी का पिंडदान भी करेंगे। अब उधर लोग कह रहे हैं कि इनके भाई साहब पहले 2022-23 में पिंडदान कर चुके हैं, अब कहा ये फिर पिंडदान करने जा रहे हैं। भाई धनंजय में मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग से कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये राजेश भाई जो अभी बोला हमारे विनय भाई ने, वो आप ही के लिए बोला। और एक और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये दिया है बरसाती लाल वर्मा जी ने कि जो शुद्धिकरण, जो मतदाता सूची को प्योर बनाने की जो मंशा थी उनकी, तो शुद्धिकरण के लिए इतना तामझाम अनावश्यक था। गौमूत्र और गंगा जल से शुद्धिकरण किया जा सकता था। बहुत बढ़िया बात कही आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए प्रफुल्ल भाई। पिंडदान में और पिंड छुड़ाने में क्या अंतर है, इस पर कभी सोचिएगा। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। मुहावरे ऐसे ही अपने पूर्वजों से पिंड ही छुड़ा लेते हैं ना, ये लोग पिंडदान कर दिया, खत्म कहानी, अब मत याद करना। मुहावरे ऐसे ही नहीं विकसित होते हैं। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम अपने पूर्वजों से पिंड छुड़ा लेते हैं, पिंडदान कर दिया। उसमें लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पिंड मिलाने का काम ना, तो इसीलिए तो पंडित जो मिला देते हैं, सब मिला ही देते हैं। पंडित जी जो करते हैं ना, वो सब मिला देते हैं, पिंड पूरे सारे को एक साथ कर देते हैं, फिर प्रवाहित करवाते हैं। वो आजकल तो वो प्रेत शिला एक है, वहां भी जाके करवाते हैं। मतलब हम लोग मानते हैं कि स्वर्ग चले गए हमारे पूर्वज, वो कहते हैं नहीं, प्रेत बन के इधर भटक रहा है, यहाँ भी शांति कराइए। हम गए थे आज से मुझे लगता है 6-7 साल पहले गए थे। हमारे भैया बोले कि चलो करवा ही लेते हैं हम, कि चलिए।
तो हम गए थे गया, हमारे हालांकि मित्र देखिए सुनील हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र है, हो गया। हरियाणा में कुरुक्षेत्र है हमारे यहाँ। नहीं, हमारा तो गया हमारे बगल में है ना, नालंदा और गया में दूरी ज्यादा नहीं, बीचों बीच में है, पटना और गया के बीच में नालंदा पड़ता है। देखिए समझ में आपके पास गया में पिंडदान कराने का यही महत्व, इसलिए महत्व था कि बौद्ध दर्शन के गढ़ में जाकर के आपने अपना वो वैदिक कर्म किया है, यह साबित करने का उसका महात्म्य था। जी जी, और कोई महत्व नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप इस पे भी किसी दिन हम लोग व्याख्या करेंगे। अभी आ बिल्कुल, ही रहा पिंडदान वाला समय आ रहा, चाहिए। दुर्गा पूजा के पहले वो बहुत अच्छी आएगा, जानकारी। बात करेंगे, पूर्णिमा के बाद बल्कि लागू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल भाई, विनय भाई और भारत भाई, आप तीनों का बहुत बहुत आभार, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आप सबका भी आभार।